यदि आप कितने भी फ्लैशलाइट का प्रकाश यदि एक साथ किसी एल्यूमिनियम के बर्तन पर चमकाएं, हमें कोई प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता। मगर यदि हमने थोड़ा ही सही मगर पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट इस धातु पर गिराई तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलते हैं, हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव मिल जाता है। तो आखिर क्या तय करता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या नहीं होगा? देखिए, एक तरफ हमारे पास है विजिबल लाइट यानी कि दृश्यमान प्रकाश, और दूसरी तरफ है अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि पराबैंगनी प्रकाश। दोनों की आवृत्ति अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी है जो कि तय करती है प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या नहीं होगा, और तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी इसमें कोई महत्व नहीं रखती। क्या कोई ऐसा सिद्धांत भी है जो कि प्रकाश के इस विचित्र व्यवहार को समझा सके? जी हाँ, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर किस प्रकार प्रकाश की कणीय प्रकृति यानी कि क्वांटम नेचर ऑफ लाइट हमें सहायता करती है प्रकाश विद्युत प्रयोगों के अटपटे से परिणामों को समझाने में। आखिर क्यों वो आवृत्ति है जो कि तय करती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या नहीं होगा, और तीव्रता महत्व नहीं रखती, और क्या प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन परिणामों को समझा सकता है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम स्वागत करते हैं दो रूपरेखाओं का। पहली है तरंग रूपरेखा यानी कि वेव मॉडल, और दूसरी है क्वांटम रूपरेखा यानी कि क्वांटम मॉडल। तो मान लीजिए ये एल्यूमिनियम धातु है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैद है। अब इसे बाहर निकालने के लिए तो ऊर्जा देनी होगी, तो सरलता के लिए मान लेते हैं इसे बाहर निकालने के लिए 4 यूनिट यानी 4 इकाई की ऊर्जा चाहिए। अब तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश तरंग है, तो हाथी घोड़े थोड़ी होगा। तो तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश तरंग है, और जब तरंग आकर के इस धातु पर टकराएगी, और इस धातु में तो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है, तो उन सब इलेक्ट्रॉन्स में ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन के भाग में तो बहुत कम ऊर्जा आएगी, तो इसका मतलब वो तुरंत तो बाहर नहीं निकल पाएगा, मगर समय के साथ साथ उसकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और जब 4 यूनिट से बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएगा। क्या यहाँ पर आवृत्ति महत्व रखती है? नहीं, आवृत्ति भले ही कुछ भी हो, यदि हमने पर्याप्त समय दिया उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तो कभी ना कभी तो वो बाहर निकल ही जाएगा। ठीक है। और क्या इस सिद्धांत के मुताबिक तीव्रता महत्व रखती है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यदि हमने तीव्रता को बढ़ा दिया तो अब 1 सेकंड में अधिक ऊर्जा आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में आसानी होनी चाहिए। तो सिद्धांत के मुताबिक आवृत्ति महत्व नहीं रखती मगर तीव्रता महत्व रखती है, मगर वास्तविक प्रयोगों में ये पता चलता है कि आवृत्ति महत्व रखती है और तीव्रता महत्व नहीं रखती, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। और एक और बात, इस सिद्धांत के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को निकलने में समय लगना चाहिए, मगर वास्तविक प्रयोगों में इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलते हैं, तो इस सिद्धांत से तो काम चलेगा नहीं। आइए देखते हैं क्वांटम रूपरेखा। इसके मुताबिक जब जब प्रकाश और द्रव्य में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो ऊर्जा पैकेट में यानी कि ऊर्जा की पोटलियों के रूप में एक साथ इकट्ठी ग्रहण होती है, और इन पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। जैसे कि यदि आप माने कि एक फोटोन की ऊर्जा 5 इकाई है, 5 यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को ग्रहण करता है, तो उसकी ऊर्जा में एक साथ 5 यूनिट का उछाल आएगा, यानी कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे करके सतत रूप से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं बढ़ेगी, उसकी ऊर्जा में तुरंत 5 यूनिट का उछाल आ जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपने बाइक चालू करी और उसकी गति 0 से एकदम से 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। ऐसे नहीं कि 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर ऐसे बढ़े तुरंत। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं? कितना अजीब है। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो सीधा 5 यूनिट से बढ़ेगी, वरना बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। यही है क्वांटम यांत्रिकी का अनोखापन। फिलहाल हमारे इलेक्ट्रॉन ने 5 यूनिट का फोटोन खा लिया, अब क्या वो बाहर निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे अधिक ऊर्जा फोटोन दे सकता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अच्छा, क्या होता यदि हमारे फोटॉन्स की ऊर्जा 2 यूनिट होती? अब क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता? नहीं, वो फंसा का फंसा रह जाता। यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे भी कम ऊर्जा फोटॉन के पास है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। वो भले ही एक्साइट होकर के डी एक्साइट हो जाए, यानी वो ऊर्जा को ग्रहण करके फिर से निकाल सकता है मगर बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, ऊर्जा बाहर निकलती है टक्कर और गर्मी आदि के रूप में, और एक इलेक्ट्रॉन एक बार में 2 फोटॉन खा ले, इसकी संभावना बहुत कम है। अच्छा, क्या होगा यदि अगला 2 यूनिट का फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन खा ले? फिर से वही,
एक्साइट होकर के डीएक्साइट हो जाएगा, वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। और एक एक करके यदि आपने 1,00,000 फोटॉन भी मार दिए तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं मिलेगा। यहाँ पर फोटॉन की संख्या महत्व नहीं रखती। ये कुछ ऐसा है जैसा कि आप एक बड़ी सी नाव को पलटाना चाहें पिंग पोंग बॉल की सहायता से, तो यदि एक एक करके आपने 1,00,000 पिंग पोंग बॉल भी मार दी तो भी नाव नहीं पलटेगी। यानी कि बॉल की संख्या महत्व नहीं रखती। अच्छा, क्या हो यदि आपको पिंग पोंग बॉल की बजाय एक तोप का गोला मिल जाए तो नाव एक बार में पलट जाएगी। यानी कि प्रकाश और इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में फोटॉन की संख्या महत्व नहीं रखती, बल्कि महत्व ये रखता है कि हमारे इकलौते फोटॉन के पास कम से कम इतनी ऊर्जा हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अच्छा, तो अब क्या आप ये सोच के बता सकते हैं कि आखिर क्यों जब दृश्यमान प्रकाश एल्यूमिनियम धातु पर गिरा तब तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हुआ, मगर जब पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट उसी धातु पर गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए? आखिर ऐसा क्यों? आप चाहें तो इसके लिए प्लांक समीकरण यानी कि प्लैंक्स इक्वेशन की सहायता ले सकते हैं, जो कि कहती है प्रकाश से संबंधित हर फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होती है h न्यू के, जहां पर h है प्लांक स्थिरांक यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है प्रकाश से संबंधित आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यदि आवृत्ति अधिक फोटॉन की ऊर्जा भी अधिक, यदि आवृत्ति कम तो फोटॉन की ऊर्जा भी कम। ठीक है, अब जो दृश्यमान प्रकाश है ना, उसकी आवृत्ति तो बहुत कम होती है, यानी कि हर इकलौते फोटॉन की ऊर्जा भी कम, तो कमजोर सा फोटॉन बना देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा ये कमजोर सा फोटॉन नहीं दे सकता। इसी कारण यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। पर यहां तो तीव्रता बहुत अधिक थी। देखिए, तीव्रता अधिक होने के कारण यहां पर फोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, मगर चूंकि हर फोटॉन इतनी क्षमता नहीं रखता कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, इसलिए यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। भले ही कितने फोटॉन हो, फोटॉन की संख्या महत्व नहीं रखती। ये उसी तरह है जैसे नाव को पलटाने के लिए पिंग पोंग बॉल की संख्या महत्व नहीं रखती थी। ठीक है, पर आखिर क्यों जब पराबैंगनी प्रकाश धातु पर गिरता है तब तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखता है? पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में आवृत्ति अधिक है। यदि आवृत्ति अधिक होगी तो हर इकलौते फोटॉन की ऊर्जा भी अधिक होगी, तो यहां पर मोटे ताजे फोटॉन बना देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे अधिक ऊर्जा उसे फोटॉन दे सकता है, इसलिए यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा था। पर यहां तो तीव्रता बहुत कम थी, बहुत कम इंटेंसिटी थी। तीव्रता के कम होने के कारण यहां पर फोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, पर चूंकि हर फोटॉन इतनी ऊर्जा रखता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, इसलिए यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा था। हालांकि फोटॉन की संख्या कम होने के कारण कम संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, मगर प्रकाश विद्युत प्रभाव जरूर होगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि भले ही दृश्यमान प्रकाश के संदर्भ में ऊर्जा बहुत अधिक थी, मगर वो इतने छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी कि हर एक छोटा हिस्सा कुछ करने लायक नहीं था। वहीं दूसरी ओर पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में ऊर्जा बहुत कम थी, मगर वो बड़े बड़े गुच्छों में बटी हुई थी और उनमें से हर एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लायक पर्याप्त ऊर्जा रख रहा था, इसलिए वहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा था। वाह रे वाह, क्वांटम सिद्धांत ने तो 4 चांद लगा दिए। मगर हम यहां रुकेंगे नहीं, हम जरा कसौटी को और कसेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या हमारा क्वांटम सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के अन्य प्रयोगों के परिणामों को भी समझाने में सक्षम है या नहीं। तो चलिए पराबैंगनी प्रकाश लेते हैं। एक प्रकरण ये था कि हमने आवृत्ति को वही रखा, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, मगर तीव्रता को बढ़ा दिया। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से हमने ये देखा कि निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आया। भले ही तीव्रता को बढ़ाने से निकल रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या अवश्य बढ़ गई, मगर काइनेटिक एनर्जी पहले की तरह ही रही। आखिर ऐसा क्यों? तो क्वांटम सिद्धांत कहेगा कि जब हमने आवृत्ति को नहीं बदला, इसका मतलब हमने फोटॉन की ऊर्जा को नहीं बदला, और जब फोटॉन पहले की तरह ही ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन के पास में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी उतनी ऊर्जा ग्रहण करेंगे जैसी पहले कर रहे थे, और उनकी गतिज ऊर्जा भी पहले जैसी होगी। मगर क्योंकि हमने तीव्रता को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो हमने फोटॉन की संख्या बढ़ा दी। अब अगर अधिक संख्या में फोटॉन आएंगे तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उन्हें ग्रहण करेंगे और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यानी कि आवृत्ति को अगर हम नहीं बदलें और तीव्रता को बढ़ा दें, तो निकल रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी,
मगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, वाह। अब दूसरी चुनौती वो ये कि यदि हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दें, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो हम ये पाते हैं कि निकल रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या क्वांटम सिद्धांत इसे समझा सकता है? बिल्कुल समझा सकता है। जब हमने आवृत्ति को बढ़ा दिया तो हमने फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दी। अब इलेक्ट्रॉन यदि अधिक ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो अधिक गतिज ऊर्जा से बाहर निकलेंगे, यानी कि आवृत्ति को बढ़ाने से निकल रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही, क्या बात है, क्या बात है। अब हमारा अंतिम और आखिरी प्रकरण। हमने ये देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जब जब होता है तो तुरंत होता है, यानी कि प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच में समय का अंतराल ना के बराबर होता है। ये एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है और तरंग सिद्धांत इससे सहमत नहीं था। उसके अनुसार तो समय लगना चाहिए, देरी लगनी चाहिए, मगर होता ये तुरंत है। तो क्या क्वांटम सिद्धांत इससे सहमत है? बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन को ग्रहण करता है तो फोटोन में जितनी भी ऊर्जा होती है उतनी इकट्ठी इलेक्ट्रॉन को एक साथ मिल जाती है। उसकी ऊर्जा में सीधा उछाल आता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तात्क्षणिक रूप से बढ़ सकती है, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव भी तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। वाह! तो क्वांटम सिद्धांत ने तो तीनों चुनौतियों को पार कर दिया। तो हमने ये देखा कि आखिर किस प्रकार क्वांटम रूपरेखा से हम प्रकाश विद्युत प्रयोगों के अटपटे से परिणामों को समझाने में सक्षम है। और अब तो ये परिणाम अटपटे भी नहीं लगते, क्यों? है ना?